तो हमारे प्रदेश में क्या रैलियों से सियासी ग्राफ बदलेगा? क्या रैलियों से जनमत बनाने में या जनमत दूसरी पार्टी का बिगाड़ने में किसी तरह की कोई मदद मिलती है? क्या रैलियों से मतदाता प्रभावित होते हैं? इसके अलावा क्या रैलियों में आई भीड़ लोकप्रियता का पैमाना होती है? हजका के भीतर चल क्या रहा है? आमतौर पर हम ऐसा देखते हैं कि जब कोई राजनीतिक दल कोई अभियान चलाता है, विजय रथ या शंखनाद जैसा कोई कार्यक्रम करता है, तो लोग, कार्यकर्ता, नेता जुड़ते हैं, लेकिन हजका के साथ उल्टा हो रहा है। आखिर ये उल्टा असर क्यों हो रहा है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर हम आज वहां बहस में चर्चा करेंगे। सुधीर गौतम जी हमारे साथ मौजूद है। हमें लगता है कि चर्चा की शुरुआत सुधीर गौतम जी आपसे ही करना चाहिए। आपको दूसरी बार पार्टी से निष्कासित किया गया। किसी वक्त में आप कुलदीप बिश्नोई के बड़ा करीब रहते हैं और अचानक ऐसा क्या होता है कि आप कुलदीप बिश्नोई के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं और आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है? क्या कुछ हुआ गौतम साहब? देखिए, कुलदीप बिश्नोई की जो कार्यशैली है उस पर मैं ही नहीं, आज पूरे प्रदेश में सवाल उठने लगे हैं जी। जैसे वीरभान मेहता जी ने भी बताया, और हम स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की नीतियों को देखते हुए इस पार्टी से जुड़े थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी में लेस मात्र भी उन वाला कोई गुण नहीं है। ये बात पहली बार में ही आपको समझ में आ जानी चाहिए थी, क्योंकि जो आपके साथ किया गया वो तो दूसरी बार किया गया। देखिए, वो मेरे घर आए और उन्होंने क्षमा याचना की कि मुझसे भूल हो गई है, और वो मुझे घर आकर लेकर गए। मैं 5 महीने तक पार्टी से बाहर रहा। ठीक है। मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं गया, मुझे न्योते मिले सबके। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने घर आकर मुझे शामिल किया। दूसरी बार विश्वासघात हुआ। मुझे समय दिया गया जींद में जनसभा करने का। ठीक है। विजय रथ के दौरान मैंने मंजूरी ली प्रशासन से, और मैंने तैयारियां करके हजारों की भीड़ वहां जुटाई। और कुलदीप बिश्नोई ने जब रैली स्थल के गेट पर आकर साफ इंकार कर दिया कि मैंने कोई समय आपको नहीं दिया था, तो मेरे कार्यकर्ताओं ने उनसे हाथ जोड़, यानी आपकी जो नाराजगी है उसके मूल में ये घटना है जी। ठीक है। क्या दूसरी बार जी गौतम साहब, क्या दूसरी बार कुलदीप बिश्नोई अगर आपके घर आएंगे, आपको उसी तरह से मनाएंगे जैसे पहली बार मनाया था? मान जाएंगे आप? उन्होंने फिर से पार्टी में चले जाएंगे? उन्होंने प्रयास किया, उनके कुछ लोगों के फोन आए थे, लेकिन मैंने साफ इंकार कर दिया, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कोई जुबान नहीं है। क्योंकि राजनीति में 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। ठीक है। ABC। ए से अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। वो उपलब्ध नहीं रहते हैं, उनसे लोग मिल नहीं सकते। ये काफी लोगों की शिकायत है। उनकी पार्टी के अलावा दूसरे नेता भी यही शिकायत करते हैं कि जो अवेलेबिलिटी है कुलदीप बिश्नोई की वो काफी कम है। बी बताएं जी। ये मैंने बताया विस्तार से, ये सभी लोग बता रहे हैं। बी उनका जो है, एक सेकंड में जरा, कोई नहीं, आप बताएं, सोच के बताएं। मैं बोलूं? कालवा साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी पार्टी के जो सबसे कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके साथ कोई दूसरा नेता नहीं, पार्टी के सुप्रीमो ही ऐसा कर रहे हैं। एक नहीं, 2 बार कर रहे हैं। हम ये सवाल भी उठा रहे हैं अपनी इस महाबहस में कि होता ये है कि विजय रथ में या पार्टी के किसी बड़े कार्यक्रम में नेता जुड़ते हैं, आप क्या टूट रहे हैं? हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। अनुशासन में रहकर पार्टी की मर्यादा रखकर हम सभी काम करते हैं, और जो अनुशासनहीनता करता है पार्टी उसको बाहर का रास्ता दिखाती है। इसका मतलब गौतम साहब ने अनुशासनहीनता की? जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। बी से बिहेवियर, नेता का व्यवहार। कुलदीप बिश्नोई व्यवहार कुशल नहीं है। तीसरा है कमिटमेंट, सी से वचनबद्धता। उनकी जुबान नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है उनका। दूसरी बात, अभी कालवा जी ने अनुशासनहीनता का आरोप मुझ पर लगाया। अनुशासनहीनता स्वयं कुलदीप बिश्नोई ने की। वहां उन्होंने 20-30 गुंडों से आम जनता को पिटवाया। पूरे जींद हलके की जनता इस बात की गवाह है किस प्रकार से उनके गुंडों ने हाथापाई की, मारपीट की और रथ से कुचलने का प्रयास भी किया। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि आप उनकी पार्टी के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आपको खुद वो घर आकर पार्टी में शामिल करवाने आए थे, ये सारी बातें पीछे छूट गई? वो ऐसा कर रहे थे। और कुछ तथाकथित जो गुंडे हैं, जैसे देवीलाल बिश्नोई हैं, उनके चाचा के बेटे हैं, काफी साल पहले हिसार में एक अध्यापिका का कत्ल हुआ था, सुशीला हत्याकांड के नाम से, जिसमें देवीलाल बिश्नोई मुख्य आरोपी थे। ऐसे लोग आज हजका की नीति निर्माता हैं। ये दुर्भाग्य है। एक सढौरा में रवि चौधरी के नाम से पार्टी में दावेदार हैं टिकट के, उन्होंने रेणुका शर्मा नाम की एक लड़की का बलात्कार किया और हत्या की। ये आरोप। ऐसे लोग, गुंडे मवाली इस पार्टी में आ रहे हैं। और ठीक है,
हमने सवाल ये पूछा गौतम साहब, हमने अपने महाबहस में सवाल यही किया है कि क्या रैलियों से जनमत बदलेगा, क्या रैलियों से सियासी ग्राफ बदलेगा। हरियाणा जनहित कांग्रेस जिस तरह से विजय रथ यात्रा निकाल रही है, क्या इस रथ यात्रा का कोई फर्क पड़ेगा? बागी होते हुए नहीं, एक वाकई आम कार्यकर्ता होते हुए बताइएगा, क्योंकि आप मतदाता जागृति मंच भी चला रहे हैं। आपने इस घटना के बाद, अपने दोबारा निष्कासन के बाद आपने मतदाता जागृति मंच का गठन किया है और आप मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सच्ची बात क्या है? क्या इस रथ यात्रा का कोई फर्क पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, इस रथ यात्रा का कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि रथ यात्रा का मकसद होना चाहिए था लोगों से मिलना। ठीक है। और कुलदीप बिश्नोई हजारों की भीड़ को ठुकराकर जिस प्रकार से जींद से चले गए, तो वो लोगों यानी से मिलना नहीं हजका का चाहते। ग्राफ, विजय रथ यात्रा से हजका का ग्राफ तो बढ़ता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। कालवा साहब, बड़े गंभीर आरोप आप ही के ठीक पास में बैठे गौतम साहब लगा रहे हैं। आप अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं, ये जवाब देने को तैयार हैं। कैसी अनुशासनहीनता इन्होंने की जो पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाई? जो हमारा विजय रथ 6 अक्टूबर से आदमपुर से चला, हमारी हजका बीजेपी दोनों उस पे नेता सवार हैं। हमारी एक कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी में ये फैसला लिया था, भाई हमारा विजय रथ मतलब पूरे बड़ा रथ है, वो बस है, बड़ा रथ है, कहीं भीड़ भड़ाके वाले रास्ते में नहीं जाएगी, सीधा स्टेट रोड पे जाएगी। और जो जितनी जनसंख्या 1000, 500, 2000 जितने भी आदमी हैं वो रथ के लेफ्ट की साइड में हो और वो वहीं से रथ से ही संबोधित करेंगे कुलदीप बिश्नोई जी। हमारे मतलब कमेटी ने फैसला किया है। ठीक है। और सुधीर जी ने जो आरोप लगाएंगे वो जनता में नहीं रहते, मतलब इतनी जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी हैं, जितने चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी जनता में रहते हैं, उतना कोई नेता नहीं मैं मानता हूं इतना कोई नेता नहीं रहता। सब ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी 6 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक बाहर ही बनाया गया। कालवा साहब, आप ये कह रहे हैं कि रूट मैप बनाया गया, किस रास्ते से विजय रथ यात्रा निकलेगी, कैसे उसका संबोधन होगा। क्या ये चीजें इतनी हार्ड एंड फास्ट हैं कि कहीं जनता वेट करती रहे आपको सुनने के लिए, कार्यकर्ता इकट्ठे रहें, लेकिन आपने जो रूट मैप बना लिया है आप उससे बिल्कुल टस से मस नहीं होंगे? इस तरह का गजब डिसिप्लिन पार्टी के भीतर है, इस तरह की गजब रणनीति है। डिसिप्लिन तो देखिए, डिसिप्लिन जो हमारे हजका बीजेपी कमेटी ने बना दिया, वो तो हमारे काफिले के साथ 400-500 ट्रैक्टर, 400-500 गाड़ियां जाती हैं। ठीक है। आप मानते हैं कि भी भीड़ भड़ाके वाली जगह में 1000 साधन हम एंट्री नहीं कर सकते। मैं सवाल करना चाहता हूँ। और नहीं भाई, गौतम साहब भी तो आप ही की पार्टी के लिए कर रहे थे ना आयोजन? हमारी पार्टी है, लेकिन जो मैंने पहले कहा, जो अनुशासनहीनता, तो इसमें इन्होंने क्या अनुशासनहीनता कर दी? भाई जो पार्टी ने आदेश दिए थे, भाई जहां जनसभा करनी है, जहां आदमी दिखाने हैं, आप उस जगह ले आइए। आप ये कह रहे हैं इन्होंने अपनी मर्जी से जनसभा कर दी? इन्होंने अपनी मर्जी से जनसभा की और हाथी भाई चौधरी कुलदीप बिश्नोई के तो रथ पे थे और कोई हाथापाई नहीं की। इनके आदमियों ने बिल्कुल ने रथ के आगे लेटने की कोशिश की और रथ जो 4-5 करोड़ रुपया रथ बना, उनको तोड़ने की कोशिश की गई। कालवा साहब, वो रथ मैंने हाथ जोड़ के, मेरे पास सबूत हैं, लोगों को मनाया है। लोग उस रथ को तोड़ना चाहते थे, मैंने उनको रोका है। ये सबूत मैं आपको इतनी दे भी सकता नौबत आ हूं। गई थी गौतम साहब के लोग रथ को ही तोड़ने पर उतारू देखिए, हो गए? कुलदीप बिश्नोई ने जिस प्रकार से वहां बयान दिया कि मैंने नहीं दिया था जनसभा का समय, और मैंने वो लेटर उनको दिखाया कि ये जनसभा का समय आपने दिया है, ये प्रशासन से मैंने मंजूरी ली है। ये बात उन्होंने मानी कि नहीं मानी? नहीं, फिर उन्होंने बयान बदले। एक दिन में 3 बार वो बयान बदलते हैं कपड़ों की तरह। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने ये समय दिया ही नहीं। फिर आपने चिट्ठी दिखाई कि समय दिया? जी, मैंने प्रेस में भी दिखाई। फिर उनका बयान आया कि अनुशासनहीनता की। जब मैंने वो सबूत दिए कि उनके गुंडों द्वारा मारपीट हुई है, हम निवेदन कर रहे थे, तब उन्होंने तीसरी बार फिर बयान से वो पलट गए कि बहुत लंबे समय से सुधीर गौतम पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। तो ये तो आप किसी भी नेता से, यहाँ जींद से काफी इससे लोग पहले आए हुए कि हम हैं। दूसरे राजनीतिक दलों के नुमाइंदों की तरफ रुख करें और ये सवाल जानने समझने की कोशिश करें कि क्या रैलियों से सियासी ग्राफ आगे बढ़ रहा है, क्या रैलियों से मतदाताओं का, वोटरों का हृदय परिवर्तन हो रहा है। हजका को लेकर स्पेसिफिकली हम शक्ति परमार जो हमारे सहयोगी उनके पास चलेंगे। शक्ति, हजका के भीतर ये सब जो हो रहा है, इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? गौतम साहब को दूसरी बार पार्टी से निष्कासित किया गया, सही है, नाराज हैं, गुस्से में हैं, वो पहले भी ये बयान दे चुके हैं कि रथ यात्रा
प्रकरण नहीं, शव यात्रा है। कालवा साहब कह रहे हैं कि ऐसे बयानों से कोई अर्थ नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता, जितना ज्यादा कुलदीप बिश्नोई अवेलेबल रहते हैं उतना कोई दूसरा नेता नहीं रहता। लेकिन हमारा जो मूल सवाल है कि क्या हज का जिस तरह से विजय रथ चला रही है उससे सियासी ग्राफ बदलेगा? क्या विजय रथ से जनमत बढ़ेगा, हज का के पक्ष में जाएगा? क्या स्थिति दिखाई दे रही है शक्ति? मुझे लगता है राजीव, अभी तो कुछ ऐसा अंतर आया नहीं है। जैसा रिस्पांस मिला है विजय रथ को लेकर, उसका तो नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। लगातार जो इनके कई नेता हैं, जींद जिले में इतनी बड़ी टूट हुई, सिरसा में भी आपने सुना कि वीरभान मेहता पार्टी छोड़कर चले गए। तो इस पार्टी का पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, अभी 4-5 साल पुरानी पार्टी है, ज्यादा पुरानी पार्टी है भी नहीं है। इसमें इतनी ज्यादा टूट होती है, लगातार लोग आते हैं और लगातार लोग छोड़कर भी जाते हैं। तो इसमें जितनी लगातार, जैसे 5 विधायक पहले छोड़कर गए, उससे पहले भी लोगों का आना जाना लगा रहता है और एक अस्थिरता इस पार्टी में हमेशा बनी रहती है। लोग आते हैं। ऐसे में पहले आपके पार्टी सुप्रीमो को, बाकी दूसरे बड़े नेताओं को इस बात की चिंता है कि नहीं है कि पार्टी की छवि दांव पर लग रही है? हमारी छवि बहुत अच्छी है। पार्टी के बेदाग नेता हमारी पार्टी में है। बेदाग मतलब कि आज तक के कुलदीप बिश्नोई पर कोई दाग नहीं है, बेदाग नेता है हमारी पार्टी में। चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक हैं। लेकिन अगर आप वीरभान मेहता साहब की बात सुनेंगे, गौतम साहब की सुनेंगे, गुप्ता जी की सुनेंगे, मतलब तब फिर शायद लोग आप ये तो कहने की स्थिति में वीरभान मेहता जी अपने स्वार्थ में गया, अपने लालच में गया। वो मतलब से पहले अपनी टिकट क्लियर करवाने के लिए बोल रहा था, जो कि हमारे पार्टी में संगठन में ऐसा नहीं है कि हम आज का बीजेपी हमारा संगठन है, हमारी एक पार्टी है, लेकिन हम ऐसे कैसे टिकट उसकी क्लियर करें? ठीक है। आज बीजेपी ने सोनीपत में एक बड़ी रैली की। राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, रामविलास शर्मा और तमाम प्रदेश बीजेपी आज एक मंच पर मौजूद थी। हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई भी मंच पर आए। वो संक्षिप्त भाषण ही उन्होंने दिया और उसके बाद उन्होंने माइक धर्मपाल मलिक को थमा दिया, ये कहते हुए कि वो पिता तुल्य हैं और वो इस रैली को संबोधित करेंगे। हमारा सवाल डॉक्टर ओम प्रकाश पहल साहब से है। पहल साहब, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से रैलियों पर रैलियां हो रही हैं, बीजेपी कर रही है, उससे जनमत बन रहा है बीजेपी के पक्ष में और इस बार बाजी आप जीत ले जाएंगे? पार्टी को इस बात की कम चिंता है कि देश में राज हमारा है कि नहीं आए, देश कैसे बचे। हम इस प्रयत्न में, हमने कई बार हमारे नेताओं ने बताया कि देश में भूखमरी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अनेकों मुद्दे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे। तो ये चुनाव का साल है, इसमें रैली करने के सिवाय और कौन सा रास्ता होता है? ये सब रास्ते राजीव जी बीजेपी को आज इलेक्शन टाइम पे याद आ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने जो काम किए वो दिखाई नहीं दे रहे। आज बीजेपी देश की चिंता कर रही है, इससे पहले बीजेपी कहाँ रही है? ये मुद्दे अगर ये मैं इनकी मानूं तो वो मुद्दे इनके हिसाब से पहले भी होने चाहिए। आज ये कह के सिर्फ ये राजनीति का एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके हाथ में कुछ है नहीं बीजेपी के, और सिर्फ ये सिर्फ एक मुद्दों के, कभी धर्म के नाम पर, कभी इनकी राजनीति जो है, अब तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम वाले इश्यूज को हमेशा सांप्रदायिकता पर ये हमेशा आगे आते रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है बीजेपी के मुद्दे कि हमेशा धर्म और सांप्रदायिकता को बढ़ाते रहे हैं ये हमेशा से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे दिखा दिया था शासन करके, महंगाई को नहीं बढ़ने दिया था। अटल जी ने किया, से भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं थी। किस मुद्दे पे फेल हुई भारतीय जनता पार्टी? आज तो प्रधानमंत्री कंप्लीटली फेल है। अपोजिशन पार्टी में आज बैठे हुए हैं बीजेपी, मुझे ये तो बताइए कि किस मुद्दे पर आज तक इन्होंने जो है कहीं पर भी 10 साल से हमारी कांग्रेस सरकार जिस तरीके से चल रही है उसमें ये तो बताएं कि कहां पर इन्होंने कोई मुद्दा उठाया, कहां इन्होंने जनता की आवाज हमें तो आज तक दिखाई नहीं दी कि कहां बैठे थे बीजेपी। ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पे कांग्रेस फेल ना हुई हो? आज आप कहने को मंत्री जेल में है, आपके पास मुद्दा नहीं था। आप कितने भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं सारे के सारे। अगर मुद्दा होता तो बीजेपी कहीं तो दिखाई देती इतने सालों में। क्यों नहीं? इस बात में मैं हमने तो अनेकों बार कहा है। कहां पर, कहां है? हमने तो अनेकों बार कहा है भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दा उठाती रही है। बात कर रही हूं, अभी हम प्रधानमंत्री से अनेकों बार कह रहे हैं, जनता की जो हुड्डा साहब से बार बार कह रहे हैं हम, उनसे कोई लेना कि देना आपने वाड्रा का हिसाब किताब यहाँ जमीन पे अनेकों मुद्दों किस मुद्दे पे बात करें? हवाई बातें करना चाहती है,
शक्ति, ये वाद विवाद हमने पहले भी देखा है। जब भी इस तरह की बातचीत होती है, पक्ष विपक्ष इसी तरह का आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन जमीनी स्थिति क्या दिखाई दे रही है? मैं बताता हूं जमीनी स्थिति। बीजेपी कहां खड़ी है हरियाणा में? मान्यवर, मैं बताता हूं। मैं प्रॉपर जींद से बिलोंग करता हूं। जींद एक स्टेट थी और 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, तब से जींद एक बड़ा गांव बना के छोड़ दिया है। जहां तक राजनीति की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, हमने जींद 2004 में जींद की, इतना बड़ा शहर है, जींद की केवल 7 बस्तियों को अप्रूव किया गया और अब नया ताजा जिला जींद में नरवाना, जुलाना और सफीदों की कुछ बस्तियों को अप्रूव कर दिया और जींद बेसिकली डिस्ट्रिक्ट होके, रियासत होके, और उसकी एक भी बस्ती अप्रूव नहीं की गई जींद। और दूसरे इसके पीछे एक मिनट मैडम सुनिए प्लीज, दैया साहब सुनिए, सुनिए प्लीज दैया साहब, इसके पीछे इनेलो को भी मैं दोषी मानता हूं क्योंकि जिला जींद ने सुन लेते हैं 500 विधायक इनेलो को दिए, इनेलो के विधायक भी वो नीतियों के सदन में अपने आवाज बुलंद नहीं कर सकते। मैं बेसिकली जींद से बिलोंग करता हूं, दैया साहब ये जानते नहीं है, और मैं आपके मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी बात बताना चाहता हूं कि जींद के साथ अन्याय ना करें, अदरवाइज जींद की जनता आपको जींद में घुसने के लिए इतना बेबस कर देंगे, आपको जींद के लोगों से बार-बार। ठीक है पुलिया साहब, आप हमें ये बताइए, पुलिया साहब, ये डिबेट जींद की डिबेट नहीं है। पिछले 8-8.5 साल में सबके लिए बराबर, ऐसा तो नहीं कि गुड़गांव में अलग रैली या सिरसा में अलग बनी, या ये बताएं कि भाई जींद के लिए कुछ 3 जून को जींद के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रैली हुई थी। 3 जून को जो रैली हुई थी उसमें 1330 करोड़ रुपए 1330 करोड़ रुपए जींद क्षेत्र के लिए दिए गए। इनेलो की सरकार थी, इनेलो की सरकार में सुमन जी, 6 साल के दौरान 500 बढ़े। सुमन जी, प्रमोद सहवाग जी, ऐसे ये पूरा फोकस जींद पर ही होकर रह जाए। सहवाग साहब, लगभग 2200 करोड़ रुपए जींद के अंदर खर्च किए। सुमन जी के साथ सभी दलों ने धोखा किया है। प्रमोद सहवाग जी, अगर हम सिर्फ ऐसे बात करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम केवल जींद पर ही फोकस करके बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम पूरे प्रदेश की सियासत को जांचें परखें, पूरे प्रदेश में राजनीतिक दलों का असर रसूख कैसा है, इस बात को समझने की कोशिश करें। पुलिया साहब, हमारा सवाल ये है, पुलिया साहब को इतना इग्नोर किया गया है। रमेश पुलिया साहब, हमारा सवाल ये है कि आप बीएसपी के प्रभारी हैं, जो डिस्कशन की लाइन है कृपया करके उस पर चलिए। जो ये जींद का मसला यहाँ पर नहीं उठाया जा रहा है, यहाँ पर रैलियों की बात हो रही है, यहाँ पर जिन सवालों को उठाया जा रहा है, कृपया करके पूरा पैनल उन मुद्दों की बात करे, आरोप प्रत्यारोप के पचड़े में कृपया। पुलिया साहब, रमेश पुलिया साहब, इसीलिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बीएसपी का स्टैंड इस बार क्या है, प्रदेश में बीएसपी की रणनीति क्या है, क्योंकि अभी तक आप पूरी तरह खामोश दिखाई दे रहे हैं। बाकी राजनीतिक दल तो अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही। रमेश पुलिया साहब, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के साथ है और बहुजन समाज पार्टी रैलियां जरूर करती, रैलियों से असर थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन बहुजन समाज आपके साथ है या नहीं है, क्योंकि चुनावों का वक्त है। बड़ा सवाल तो ये है, आज के दिन आप तो बहुजन समाज के साथ हैं, लेकिन समाज भी आपसे जुड़ा है क्या? हाँ, और इस बार क्या उस जुड़ाव में बढ़ोतरी होगी? मान्यवर सुनिए, 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी और 1995 में बहुजन समाज पार्टी ने देश के सबसे बड़े सूबे में राज ले लिया और देश की तीसरी ताकत बन गई और हरियाणा की भी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि हमने अभी तक अंबाला, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुड़गांव और सोनीपत से लोकसभा के प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिए और दूसरी पार्टियों के पास या तो प्रत्याशी है नहीं या फिर साफ सभी के नहीं। पिछली बार आप कुलदीप बिश्नोई के साथ थे, उसके बाद फिर आपने अपने पूरा स्टैंड चेंज कर लिया। कुलदीप बिश्नोई ना समझ नेता है, केवल कहने का नेता है, अनाड़ी है। कुलदीप बिश्नोई खुद भाग गया था और क्योंकि उसने एक सांप्रदायिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की बात, आपकी 2 मिनट में डील हो जाती है, 2 मिनट में टूट जाती है। हरियाणा में पॉपुलर हो गए हैं, इतने सब ने पता लगा पार्टी ने एक की बार कुलदीप बिश्नोई जी हरियाणा में हज का बीजेपी का साथ में चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सारी हरियाणा में पूरी जनता में पूरा तूफान आ गया कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी की बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हर बच्चे की आवाज को ये हरियाणा ये तूफान केवल बयानों में है, नहीं, बयानों में नहीं, हर यही दिखाई दे रही है। कुलदीप बिश्नोई जी जो विजय रथ यात्रा लेके पूरे हरियाणा में 90 के 90 दिनों में
चमन देने के लिए जो बाहर है, चमन देने के लिए बाहर है, जो मतलब जन सहयोगी जो अभी 2 दिन पुराने हैं वही आपके नेता को सिला घेर रहे उड़ने हैं। लग गया हरियाणा प्रदेश में। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जींद के अंदर किस तरह से आपने और आपके सुप्रीमो के सामने किस तरीके से वर्करों के ऊपर जो है गुंडा तत्वों ने नहीं, ये वर्करों के ऊपर नहीं है, झूठे आरोप लगा रहे हैं। कल 2 दिन से पहले पार्टी के गुणगान करते थे नेता, और वो जो पार्टी से निकालते अनुशासन हिंसा से आज वो पार्टी में देखिए कालवा साहब, अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अगर गलत मानते हैं आप, यहाँ जो ये आवाज हम बार बार उठाएंगे। और हरियाणा जनित कांग्रेस की जो स्थिति है उसके बारे में मैं कुछ पंक्तियों से अपनी पीड़ा, अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। पंक्तियां पढ़े आप। उल्लू गुलशन का माली है, पहरेदारी भी जाली है। सुन लेते हैं। उल्लू गुलशन का माली है, पहरेदारी भी जाली है। संयम मौन साध बैठा है, झूठ कुर्सियों पर ऐठा है। चापलूस हैं दरबारों में, खुददारी है मझधारों में। बलिदानी हैं हारे हारे, गद्दार भी लगते हैं प्यारे। कुलदीप बिश्नोई को चापलूस लोगों की जरूरत है, उन्हें विधायक नहीं चाहिए। विधायकों के बिना कोई प्रदेश का हत्या की स्थिति तो आपने स्पष्ट की ही, अपना दर्द भी आपने इन कविता इन लाइनों में साफ किया। बरादरी के नेता 36 यहाँ जो भी पैनल मौजूद है, चल रहे हैं, यहाँ जो भी पैनल मौजूद है उसमें सबसे वरिष्ठ नेता है राजेंद्र सिंह बीसला साहब। बीसला साहब के बारे में हम बता चुके हैं, इनेलो के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। 3 बार वो विधायक रह चुके हैं, निर्दलीय विधायक रहे हैं। बीसला साहब क्या देख चुके हैं। बिल्कुल। बीसला साहब, क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है अपने प्रदेश में? इंडियन नेशनल लोकदल कहां पर खड़ी हुई है, कहां वो अपने आप को मजबूत पाती है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हर एक राजनीतिक दल के लिए, कम से कम हरियाणा में 2014 का मुकाबला सबसे कठिन होने जा रहा है। बीसला साहब। राजीव जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये हमारे सम्मुख रखा है। आज हरियाणा प्रदेश की जो स्थिति है, जो यहाँ की जो गंभीर समस्याएं हैं, उनका हरियाणा में कांग्रेस सरकार और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार, ये दोनों ही सरकारें पूर्ण रूप से असफल हुई हैं और लोगों में इतना असंतोष है और ये स्थिति एक प्रकार से बहुत विस्फोटक बनी हुई है। तो हमारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सफल रही है, इसकी कांग्रेस को तो जो ऐसा बनाया बता रहे हैं फैसला वो जननायक। जिनके सुमन जी नेता, सुन लेते हैं, सुमन जी बीसला साहब को सुप्रीमो सुन लेते हैं, आपको पूरा खुद मौका जेल मिलेगा। में बैठे हुए हैं, बीसला और साहब की बात अपने कह ले आप को सुमन जी। सक्सेसफुल मानते हैं। इंडियन नेशनल तो मैं सुन लेते हैं। बीसला साहब से ये पूछना पार्टी चाहती का हूँ कि क्या सफलता की भारत कुंजी माता ये है, के तो हम उसे नहीं महान अपना सपूत सकती। कांग्रेस भ्रष्टाचार जननायक को चौधरी नहीं देवीलाल अपनाती। जी कांग्रेस दोषियों को विचारधारा सजा पर देती है, हमारे जो इंडियन दिया है नेशनल उसका उदाहरण हमने सुमन जी पेश सुन किया है। लेते हैं। मैडम भैया, अगर आपकी स्थिति इतनी बेहतर होती तो चुनाव लोकसभा का जो पिछले दिनों उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव के अंदर आप कहां स्टैंड करते हैं? आप ये देखिए, इस बारे में आप मैं कहना आप ये बताइए, चुनाव ऊपर की बात कर रहे हैं। आपकी राष्ट्रीय आप उपचुनाव की- सेंटर आप में इस चुनाव आने से सरकार पहले- सरकार आप अभी आपके देखिए, कैंडिडेट के गिल सामने साहब, आप आप अभी देखिए, गिल साहब, आप जवाब दीजिएगा, पांच सुमन जी बात जगह करें, चुनाव गिल है साहब अभी कुछ कह रहे हैं, नवंबर उसको में। हिफाजत कहिए। आपको कांग्रेस के की चीफ बात कर रही है, कांग्रेस हरियाणा के अंदर आपने हमारे देखा होगा, दलित पार्टी तरीके से से बैकवर्ड बैकवर्ड जवाब जवाब के आपको जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी के साथ पिछले 8 साल के अंदर कराए आज तक के इतिहास में कभी हरियाणा के अंदर इतने सबसे बड़ी 8 साल का लेखा जो कि जमानत जब्त हुई और किस तरीके से जो है ना, मुख्यमंत्री जी ने मुद्दा ही नहीं छोड़ा। मैडम भैया जी को बताना चाहता हूँ, सहवाग साहब, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जब परिवर्तन रैलियां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने की, चौटाला जी का प्रदीप गिल साहब, सुमन जी, सहवाग साहब सुन लेते हैं, वरिष्ठ नेता है बीसला साहब, अपनी बात रख रहे हैं। आप और आपके नेता इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने दुरुपयोग किया सीबीआई का, किस तरीके से आप मुलायम जी को अपनी गोदी में बिठाए हुए हैं, किस तरीके से मायावती जो है ना आपके साथ लगने पर प्रदीप गिल साहब, आप सीबीआई का दुरुपयोग करके लोगों पर, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, आज इस देश और प्रदेश के अंदर घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। ठीक है, अंदर खाते जो है इमरजेंसी लगी हुई है, जो भी
है उन्होंने जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार, जिस तरीके सुमन जी सवाल है सवाल की क्या जब बात आती है, रैलियों का असर वाकई में जनमानस पर पड़ता है, मतदाताओं पर पड़ता है? बिल्कुल इस बारे में जब बात आती है, असर भी पड़ता है, इस बारे में अपन बात आगे सवाल ये भी है कि अगर उसके हरियाणा प्रदेश के अंदर होने लगी है, करते हैं जिस तरह से बीजेपी ने रैली के अलावा जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई वो हरियाणा के अंदर अगर ऐसे बात होगी तो कोई भी पैनलिस्ट अपनी बात नहीं कह पाएगा और पूरा समय आरोप प्रत्यारोप में ही चला जाएगा। 10 तारीख को हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं और अपने सभी पैनलिस्ट से यही उम्मीद, यही अनुरोध हम करते हैं कि कृपया करके एक एक की बात हम सुन लें, तब ये बहस किसी सार्थक स्थिति में पहुंचेगी और जिन सवालों को इंडिया न्यूज हरियाणा उठा रहा है वो सवाल वाकई महत्वपूर्ण है। आरोप प्रत्यारोप उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सी पार्टी हमारे प्रदेश में सबसे आगे है, सियासी हवा का रुख क्या है, रैलियों का असर कितना और कहां कहां हो रहा है, हम इन सब चीजों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमें उम्मीद इस बात की कि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो वो हमारी इस कोशिश में हमारा साथ देंगे। कहीं जाइएगा नहीं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।